कुछ मेडिकल स्पेशलिटीज़ में डीएनबी करना एमडी करने से बेटर होता है। यदि आप भी उसी पुराने कंसेप्ट को अपने मन में रखे हुए हैं कि एमडी इज़ ऑलवेज़ बेटर, एमडी इज़ ऑलवेज़ सुपीरियर, तो अब अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब नए इन्वेस्टिगेशंस आ गए हैं, नई दवाइयाँ आ गई हैं, तब आपको ऐसे सेंटर से पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़्यादा सेंसिबल, ज़्यादा रेलेवेंट है, जहाँ पर इन इन्वेस्टिगेशंस की और इन नई दवाइयों का यूज़ होता हो। तो 3 मेडिकल स्पेशलिटीज़ हैं, सर्जिकल नहीं, जिसमें डीएनबी करना एमडी करने से बेटर होता है। कौन सी ये 3 स्पेशलिटीज़ और क्यों है इनमें डीएनबी करना बेटर, ये बताने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ एंड तक सुनते जाइए। सबसे पहली और सबसे प्राइम और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल ब्रांच है मेडिसिन, एमडी मेडिसिन अथवा डीएनबी मेडिसिन। जब आप मेडिसिन में एमडी करने जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे पेशेंट्स देखने मिलते हैं और एक वाइड रेंज ऑफ पेशेंट्स देखने मिलती है। परंतु इस वाइड रेंज ऑफ पेशेंट्स में ज़्यादातर पेशेंट्स नॉन ट्रीटेबल होते हैं, उनकी विशेष मदद कर पाने की संभावना कम ही होती है। दूसरा, वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती कि आप उन पेशेंट्स की मदद कर पाएँ। एक और कारण होता है एमडी मेडिसिन गवर्नमेंट कॉलेज से करने का, ना करने का, वो यह है कि वहाँ पर जनरली जो दवाइयाँ यूज़ होती है वो काफ़ी पुराने मॉलिक्यूल्स होते हैं। दवाइयाँ पुरानी नहीं होती, मॉलिक्यूल्स पुराने होते हैं। जो लेटेस्ट मेडिसिन्स है, पर्टिकुलरली कार्डियक डिसीज़ेस में, डायबिटीज़ में, एपिलेप्सी में और तरह तरह के जो अलग अलग डिसीज़ेज़ हैं, उनमें जो नई दवाइयाँ हैं वो जनरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल नहीं होती है। उसी तरह जो नए इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल नहीं होते या उनकी रिपोर्ट का कोई ठिकाना नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप एमडी डीएनबी मेडिसिन में डीएनबी करने जाते हैं किसी बड़े सेंटर से, तो वहाँ पर सारे इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल होते हैं, रिपोर्ट्स डेफिनेटली आती है, टाइम पर आती है, और वहाँ पर जो दवाइयाँ यूज़ होती है वो लेटेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब आप इन नई दवाइयों से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि ये दवाइयाँ कितनी इफ़ेक्टिव है, इनकी फैलेसीज़ क्या हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल होने के कारण आप पेशेंट के सारी जांच करवा पाते हैं और एक डेफिनेट डायग्नोस्टिक कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं। दूसरी ब्रांच है, ऑफ कोर्स ये टॉप ब्रांच है लेकिन क्लिनिकल नहीं है, इसलिए मैंने मेडिसिन को पहले रखा था, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में यदि आप सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमडी करने जाते हैं तो 50% पॉसिबिलिटी ये रहती है कि या तो एमआरआई की मशीन ख़राब होगी, या तो सीटी स्कैन की मशीन ख़राब होगी, या तो उन पर वर्कलोड इतना ज़्यादा होगा कि वो बार बार ख़राब होती रहेंगी, और साथ ही साथ आपके जो फैकल्टी रहेगी वो जनरली उसकी एक्सपर्टाइज डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी दोनों में ही कमज़ोर रहेगी। अब आ जाइए आप डीएनबी रेडियोलॉजी पर। डीएनबी रेडियोलॉजी जनरली उन हॉस्पिटल्स में होती है जहाँ पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत एडवांस्ड होता है। वहाँ पर सारी मशीन्स होती हैं, वो मशीन्स हमेशा फंक्शनल रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेंटेनेंस प्रॉपर होता है और उनका वर्कलोड एप्रोप्रिएट रहता है। तो डीएनबी करते समय रेडियोलॉजी में आपको सारी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस का एक्सपोजर मिल जाता है। सोनोग्राफी का तो ऑफ कोर्स मिलेगा ही, साथ में आपको सीटी स्कैन का, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन का, एमआरआई का, कॉन्ट्रास्ट एनहेंस एमआरआई का, पेट स्कैन का, और साथ में यदि आपके उस सेंटर में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी भी है जहाँ से आप डीएनबी कर रहे हैं तो बात ही क्या, आपको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का एक्सपोजर भी मिलेगा और आपका जो कॉम्पिटेंस रहेगा वो ऑफ कोर्स एक कट अबाउ रहेगा। तो इसलिए यदि आप रेडियोलॉजी में पीजी करना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर डीएनबी। तीसरी
मेडिकल ब्रांच है जिसमें डीएनबी बेटर होता है, वो होती है पल्मोनोलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन। अब जब आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमडी पल्मोनोलॉजी करते हैं तो जनरली यू आर लिमिटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, और वो भी जो ट्रीटमेंट आप देते हैं वो बड़े प्रिमेटिव पुरानी दवाइयों से देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल जो टेस्ट होता है वो होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पेसिफिकली फॉर पल्मोनोलॉजी। अब आ जाइए आप डीएनबी पल्मोनोलॉजी पर। तो यदि आप डीएनबी पल्मोनोलॉजी करते हैं किसी बड़े सेंटर से, तो वहाँ पर एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं पल्मोनोलॉजी के। ऑफ कोर्स ट्यूबरकुलोसिस इज इम्पॉर्टेंट डिसीज़, तो उसके भी बहुत सारे एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, और उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी रिपोर्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ट्रीटमेंट के लिए। फिर वहाँ पर एमडीआर एक्सडीआर ट्रीटमेंट भी होता है ट्यूबरकुलोसिस का, एमडीआर और एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट भी होता है। तो आप जो है एक नई मॉडलिटी के बारे में जानते हैं और नई मॉडलिटी के बारे में सीखते हैं। उसके बाद पल्मोनोलॉजी में ब्रोंकोस्कोपी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यदि आपने पल्मोनोलॉजी में एमडी की है और यदि आपको ब्रोंकोस्कोपी करते नहीं आता है, तो यू आर एज गुड एज एनी एमबीबीएस डॉक्टर और यू आर एज गुड एज एमडी मेडिसिन। आपका जो स्पेशलिस्ट वाला स्टेटस है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकता पल्मोनोलॉजी में अनटिल एंड अनलेस यू लर्न ब्रोंकोस्कोपी। तो पल्मोनोलॉजी में भी आपको काफ़ी हद तक डीएनबी करने में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये 3 ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें इस बात को सोचना चाहिए कि एमडी बेटर है या डीएनबी बेटर है। लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, प्लीज़ कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको काम की और आपके फ़ायदे की बात बताई है, और आगे भी बताते रहने की कोशिश करूँगा। ओके, गुड बाय।